हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभी पयासी एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉटनी का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का हिंदी मीन्स होता है कोशिका जीवन की इकाई। तो हम पहली बात तो आप ये मत सोचिएगा कि ये जो लेक्चर है हमारा ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे और आपको यहाँ पे कंसेप्ट से मतलब होगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम आज मतलब कोई ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ रहे हैं कि एक तरफ से हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। हम आज क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम आज? क्विक रिवीजन। सो क्विक रिवीजन में हम क्या करेंगे? हम फास्ट पढ़ेंगे। तो हम क्विक रिवीजन किस चैप्टर का करने जा रहे हैं? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स कोशिका जीवन की इकाई। आप सभी को पता है कि सेल हम सभी में होता है और अगर सेल ना हो तो हम तो होंगे ही नहीं। कैसे? आइए जानते हैं चैप्टर में। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आज का जो लेक्चर है ये चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या आप क्लास 11th में हो या फिर आप एम्स BSc नर्सिंग, एम्स BSc पैरामेडिकल या फिर नॉर्मल स्टेट नर्सिंग, नॉर्मल स्टेट पैरामेडिकल या फिर IIT नेस्ट जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सेल के बारे में। तो सेल को जानने से पहले मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए आप सभी को कुछ बातें बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के बारे में। क्या है ये रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी? पता है आपको? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर नहीं मालूम है तो मैं बताती हूँ। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का हिंदी मीन्स होता है न्यूनीकरण विज्ञान। तो इसका मतलब कि हम डिफिनीशन क्या दे सकते हैं? क्या एनीवन किसी को पता है? एनीवन से दिस क्वेश्चन? अगर यस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप राइट करके सेंड करें, मैं ज़रूर देखूंगी और आपको रिप्लाई भी करूंगी। तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं। न्यूनीकरण जीव विज्ञान मीन्स रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी जो हमारा है ना बच्चों, तो वो ऐसा है कि जीवित जीवों के भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी जीवित जीवों के भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। मीन्स कोई भी जीवित जीव हो, कोई भी, उसके अंदर कोई भौतिक प्रक्रिया हो रही है, रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। हम किसी भी जीव के होने वाले अंदर होने वाले रासायनिक प्रक्रिया या फिर बाहर होने वाली भौतिक प्रक्रिया का अध्ययन जब करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? न्यूनीकरण विज्ञान। न्यूनीकरण जीव विज्ञान मीन्स रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। सो हमारा ये टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपने GN रामाचंद्रन का नाम तो सुना ही होगा। कहाँ सुना है? आपने अगर नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको उसमें एक रामाचंद्रन जी हमारे एक साइंटिस्ट हैं, आपको रामाचंद्रन जी का एक क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा सेल के टॉपिक से। जबकि ये जो टॉपिक है ये हमारे सेल चैप्टर के अंदर ऐड नहीं है। जब आपकी NCERT में सेल चैप्टर स्टार्ट होता है तो उससे पहले साइंटिस्ट का पूरा मतलब बायोग्राफी दी होती है। उसी में हमारे GN रामाचंद्रन की बायोग्राफी दी गई है सेल चैप्टर से पहले। और वहाँ से 1 क्वेश्चन आए थे बेटा जी नीट 2025 में। 1 क्वेश्चन मीन्स 4 मार्क्स। और अगर गलत हो गया तो उसके तो 4 गए ही, साथ में -1 भी, -5 मार्क्स। तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जान जाते हैं हम GN रामाचंद्रन जी के बारे में। जो हमारे GN रामाचंद्रन जी थे बेटा, तो वो एक साइंटिस्ट थे।
हमारे जीएन रामाचंद्रन जी ने क्या किया था? कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिक्स संरचना को उन्होंने खोजा था। हमारे जीएन रामाचंद्रन जी ने कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिक्स संरचना को खोजा था। उन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट का भी निर्माण किया था। क्या है हमारा ये रामाचंद्रन प्लॉट? रामाचंद्रन प्लॉट जो है बेटा जी, वो एक प्रकार की प्रोटीन संरचना है। क्या है? प्रोटीन संरचना, जो कि अल्फा और बीटा संरचनाओं से बनी हुई है। ओके, तो आपको रामाचंद्रन जी का टॉपिक तो क्लियर हो ही गया होगा। तो रामाचंद्रन जी के टॉपिक में क्या है हमारे पास कि जो हमारे रामाचंद्रन जी है बच्चा, जो हमारे रामाचंद्रन जी हैं, तो वो क्या है? रामाचंद्रन जी कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिक्स की संरचना उन्होंने ही की थी और उन्होंने प्रोटीन श्रृंखलाओं के संरचनाओं का निर्माण किया था अल्फा और बीटा संरचनाओं के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सेल के बेसिक्स की, जिसका आप सभी को था बहुत ही देर से इंतज़ार। तो आपके इंतज़ार की घड़ियां हुई खत्म। तो स्टार्ट करते हैं हम सेल। जो हमारा सेल है, सबसे पहले सेल को किसने देखा था? एनीवन से दिस आंसर दिस क्वेश्चन? आई से। सो जो हमारी सेल है, तो उसे सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक कौन है? एक साइंटिस्ट है। उन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल को देखा था, लेकिन ये हमारी एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है। सो जो हमारे रॉबर्ट हुक साहब थे, तो उन्होंने सबसे पहले सेल को 1665 में देखा था। ओके, जब उन्होंने 1665 में सेल को देखा रॉबर्ट हुक साहब ने, तो उन्होंने बेटा जी डेड सेल को देखा था। डेड सेल मीन्स मृत कोशिका, मरी हुई थी वो कोशिका बेटा, मरी हुई थी, उसमें जीवन नहीं था। उसके बाद तो बताइए जीवित कोशिका किसने देखा? जो लिविंग सेल है उसे किसने देखा? हमारे साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जी ने। किसने? हमारे साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जी ने एक लिविंग सेल को देखा। किसमें देखा? बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियल सेल मीन्स जीवाणु कोशिका। एक बैक्टीरियल सेल में यानी कि जीवाणु कोशिका में हमारे साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जी ने क्या देखा? लिविंग सेल्स को देखा। आई होप कि आप सभी को याद तो हो ही गया होगा, मैंने इतनी बार रिपीट जो किया बेटा जी। तो अब हम चलते हैं आगे। हमने ये तो जान लिया कि सेल को देखा किसने था और डेड सेल को किसने देखा था एंड लिविंग सेल को किसने देखा था। अब आगे की भी स्टोरी जान जाइए। अब हम आगे की स्टोरी जानते हैं। तो हमारी जो सेल होती है बेटा जी, तो सेल के बीच में न्यूक्लियस तो होता ही है। न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक होता है कि नहीं होता है? यस और नो? एवरीबॉडी से यस और नो? होता है। हमारी सेल के अंदर केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस होता ही होता है। तो उसकी खोज किसने की थी? किसने उसको खोजा था बेटा? न्यूक्लियस को किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा था। किसके न्यूक्लियस को? सेल के न्यूक्लियस को। गुड। सो हमने ये तो जान लिया कि किसने किसको खोजा था। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेवल अप करते हैं अपना। सो हमने अभी सेल का बेसिक्स जाना, अब हम जानेंगे कि सेल थ्योरी किसने दी। तो सबसे पहले बेटा जी स्लीडन एंड स्वान आए। कौन आए? स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन और स्वान जो थे अपने, तो उन्होंने क्या किया? सेल की थ्योरी दी। जो हमारे स्लीडन साइंटिस्ट थे वो क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। एंड स्वान भाई साहब जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ओके, जो स्लीडन साइंटिस्ट थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे एंड जो स्वान साइंटिस्ट थे वो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो ये तो आपको फंडा क्लियर हो गया। देखो स्लीडन सर
क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट एंड स्क्वानसर इज अ जर्मन जूलॉजिस्ट। ओके, सो जो स्क्लीडन सर थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि विभिन्न कोशिकाएं मिलकर पादप ऊतक निर्मित करती है। स्क्लीडन साहब ने क्या कहा था? कि विभिन्न कोशिकाएं मिलकर पादप ऊतक का निर्माण करती हैं। मीन्स पादप ऊतक बोले तो प्लांट टिश्यू, मीन्स जो बहुत सारी सेल्स होती हैं वो मिलके एक प्लांट टिश्यू का निर्माण करती हैं, उसे बनाती हैं। ये किसने कहा था? स्क्लीडन जी ने, साइंटिस्ट स्क्लीडन ने। अब हम बात करते हैं कि हमारे स्वान भाई साहब ने क्या कहा था। स्वान सर ने क्या कहा था? स्वान सर ने कहा था, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि कोशिका के बाहर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। स्वान सर ने क्या कहा? कि कोशिका जो हमारी होती है, सेल होती है, उसके बाहर की ओर बेटा, मान लीजिए कि एक गोल गोल, रुकिए 1 मिनट, आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, आपको मैं, मान लीजिए ये बेटा जी, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारे पास एक सेल है। ओके, तो हमारे स्वान सर ने कहा कि ये जो सेल है अपने पास, ये सेल, तो इसके बाहर मीन्स ये जो बाहर, जैसे मान लीजिए सेल है और ये उसका बाहरी हिस्सा है। ओके, जो आपको दिख रहा है वही बाहरी हिस्सा है, एक्सटर्नल। ओके, तो इसमें क्या है? स्वान भाई साहब ने क्या कहा? इसमें बेटा जी प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली इज कैलेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। सो उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसमें क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो स्वान ने बताया कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। जो प्लांट सेल्स है उसका विशिष्ट लक्षण क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ विशिष्ट लक्षण इन प्लांट सेल्स। ओके, सो आई थिंक आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो ही गया होगा। आई थिंक नहीं, पक्का हो ही गया होगा, हो भी जाना चाहिए। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। आपने एक वर्ड तो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आपको मिला ही होगा जब आपने सेल पढ़ा होगा। कौन सा वर्ड? आप भी सोच रहे होंगे कि कौन से वर्ड की बात हो रही है भाई यहाँ। आपको भी जानने का हक है, तो अब मैं बता ही देती हूँ। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये वर्ड तो आपने ज़रूर सुना होगा। मतलब कोई बच्चा एनसीईआरटी में सेल पढ़ता है एंड उसने ओमनिस सेलुला ई सेलुला का नाम नहीं सुना, ये तो भाई, ये बात तो कहने लायक नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने एनसीईआरटी में सेल पढ़ा हो और ये वर्ड ना पढ़ा हो, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या भाई ओमनिस सेलुला ई सेलुला। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला है क्या। जो हमारा ओमनिस सेलुला ई सेलुला है, तो इसे किसने बोला था? ये वर्ड बोला किसने था? रुडोल्फ विर्चो साहब ने। हमारे साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो थे जिन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मीन्स होता है बेटा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। मीन्स न्यू सेल्स का निर्माण, न्यू सेल्स ओल्ड सेल्स से ही बनती हैं। ऐसा कौन कहता है? रुडोल्फ विर्चो साहब, जिन्होंने क्या बोला था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि जो न्यू सेल्स होते हैं हमारे, उन्हीं से ओल्ड सेल्स बनते हैं। ओके, तो ये भी आपको कंफर्म हो गया होगा कि रुडोल्फ विर्चो साहब ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला का हमें ये वर्ड दिया एंड इसका मीन्स होता है कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। सो हमारा सेल थ्योरी जो है वो भी यहाँ से ख़त्म होता है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, सेल थ्योरी के प्रिंसिपल्स, मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी। हिंदी में बोले तो कोशिका सिद्धांत, कोशिका के सिद्धांत और उनके लक्षण भी हम जानेंगे, मीन्स कि उनके क्या क्या लक्षण है, क्या कमी है, क्या उसमें अच्छाई है, क्या बुराई है, ये सब। स्टार्ट करते हैं हम। हम सबसे पहले इसमें क्या जानेंगे, इसमें हमको सबसे पहले कोशिका सिद्धांत के लक्षण में, बेटा जी 1 मिनट, ये कैमरा थोड़ा सा, चलिए हो गया, कोई बात नहीं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कोशिका सिद्धांत है, तो हम क्या जानने वाले हैं, कोशिका सिद्धांत के लक्षण। कोशिका सिद्धांत के लक्षण में सबसे पहली बात ये है कि सभी जीव कोशिका या कोशिकाओं के समूह के बने होते हैं। क्या? सभी जीव, मतलब कोई भी जीव आपको यहाँ पे इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो नहीं कहेंगे लेकिन पृथ्वी में, अर्थ में आपको कोई भी जीव दिखता है तो वो किससे बना हुआ है, कोशिका या कोशिकाओं के समूह से ही। जो एक कोशिका से बना है उसे हम यूनिसेलुलर कह देंगे, एक कोशिकी, एंड जो बहुत सारी कोशिकाओं से बना उसे क्या कहेंगे हम, मल्टी सेलुलर, मीन्स बहुकोशिकीय। ओके, तो सभी जीव कोशिका या कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने हैं। बोले तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, मीन्स यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ओके बेटा जी। अब हमारा नेक्स्ट कोशिका सिद्धांत का लक्षण क्या है, वो ये है कि कोशिका ही जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? जो हमारी सेल होती है बेटा जी, कोशिका होती है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल। सेल इज a structural and functional unit of life। ओके, या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, हिंदी में बोले तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आपको ये वर्ड भी एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा और आप इस वर्ड को हाईलाइट कर लेना, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी के कोशिकाओं से होता है। ओके, जो हमारी न्यू सेल्स होती हैं उनका निर्माण किससे होता है बेटा जी, ओल्ड सेल्स से। न्यू सेल्स किससे बनती हैं, ओल्ड सेल्स से। ओके, अगर हमारे पास कोई भी न्यू सेल है उसको हम किससे बना सकते हैं, ओल्ड सेल से। जो भी हमारी नई कोशिकाएं होती हैं वो किससे निर्माण होती हैं, पुरानी कोशिकाओं से। डन बेटा जी। तो यहाँ से हमारे कोशिका सिद्धांत के हमने क्या पढ़े, 3 लक्षण पढ़े। ओके, लक्षण बोले तो क्या लक्षण, एनीवन टेल लक्षण इंग्लिश? ओके, चलिए मैं ही बताऊंगी। पहले तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताना भूल गई, आप सुन लीजिए। हमारा जैसे कोशिका है ना, सेल है ना, मैंने आपको क्या बताया कि जो सेल है वो सभी जीवों में पाया जाता है ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी में पाया जाता है। इसमें एक अपवाद भी है बेटा जी। अपवाद क्या है, अपवाद किसे कहते हैं, अपवाद वो चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ को कहते हैं कि ये चीज़ सभी में है और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है, तो वो क्या है, वहाँ के अपवाद हैं बेटा जी, अपवाद। तो हमारी कोशिका का सिद्धांत के अपवाद कौन है, वायरस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। ओके, ये बेटा जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कि आपके 2026 के एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए प्लीज़ बेटा जी आप इस बात पे ध्यान रखिएगा कि हमारे सेल थ्योरी का अपवाद क्या क्या है, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। ओके, आप इसको मतलब अपने ब्रेन पे ऐसे रख लीजिए कि निकलना भी चाहे तो ना निकल पाए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेटा जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो अब हम स्टार्ट नेक्स्ट
टॉपिक पे चलते हैं। क्या आपको पता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है बेटा जी? माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा का साइज किस किस को पता है यहाँ पे? जिसको पता है कमेंट करें। बिकॉज बेटा जी जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं। ओके, सो जो सबसे छोटी हमारी सेल्स होती हैं, द स्मॉलेस्ट सेल इज अ माइकोप्लाज्मा एंड इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। क्या? 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं आपको लिख के नहीं बता रही हूँ बेटा जी, बस मैं बोल रही हूँ। अगर आप मुझे देखें नहीं, आप हेडफोन लगा के मेरी आवाज़ को सिर्फ सुने, मैं जो बोल रही हूँ वो सुने, फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। आप एक पॉडकास्ट की तरह मेरी आवाज़ को सुने, फिर भी आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा बेटा जी सेल का। सो हम बिना बातों को गवाए हुए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम की तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। आपको पता है 8 मंथ्स बचे हैं। सो अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायरसेस। मीन्स वायरसेस को क्या बोलते हैं? वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। ओके, तो जो वायरस होता है बेटा जी, हमारा विषाणु होता है, उसमें क्या होता है? माइकोप्लाज्मा से भी छोटा है। जो हमारा वायरस है वो माइकोप्लाज्मा से भी छोटा है बेटा जी। वायरसेस में कोशिकीय संरचना नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल का अपवाद कौन है? सेल का अपवाद बेटा जी वायरस है। ओके, और वायरस में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है ना? आपको अब इतना तो आपको मालूम ही हो गया होगा। मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ कि सेल का अपवाद वायरस, वायरॉइड्स, एंट्रियॉन्स है एंड सेल्स में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती। अब हम सबसे छोटी कोशिका तो जान गए कि माइकोप्लाज्मा है, बट बड़ी कोशिका का पता नहीं चल पाया। 1 मिनट। तो जो सबसे बड़ी कोशिका है बेटा जी, सबसे बड़ी कोशिका इज अ व्हाट ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। दिस इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच एग। ओके, ऑस्ट्रिच किस किसने देखा है? जिसने देखा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो देखा है। सो जो सबसे बड़ी कोशिका है, बिगेस्ट सेल इज अ ऑस्ट्रिच एग। ओके, इसमें अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो हमारी जीवाणु कोशिका होती है। जीवाणु कोशिका बोले तो जीवाणु कोशिका हम किसे कह सकते हैं? जीवाणु कोशिका मीन्स बैक्टीरियल सेल्स। ओके, जो हमारी बैक्टीरियल सेल्स होती हैं इनका साइज क्या होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। ओके, बैक्टीरियल सेल्स का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर। आपको ये जो जितने भी मतलब जैसे स्मॉलेस्ट सेल हो गया, बिगेस्ट सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया, बाइकॉन्केव सेल हो गया, और क्या हो गया, मतलब जितने भी सेल्स हैं आपको उनका साइज याद करके ही रखना है बेटा जी। जैसे आपकी एनसीईआरटी है ना, उसमें आरबीसी का और इसी टाइप में आरबीसी बाइकॉन्केव शेप उसकी सेल का साइज दिया हुआ है। इस तरह माइकोप्लाज्मा की सेल का साइज दिया हुआ है, ऑस्ट्रिच एग का भी साइज दिया हुआ है। तो आपको इन सब का साइज ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ में बेटा आ सकता है। हो सकता है कि 2026 में आपका क्वेश्चन यही हो कि आप बताइए कि आरबीसी की सेल का साइज क्या होता है। अब आप कहो कि मैंने एनसीईआरटी तो पढ़ी थी, बट उसमें जो डायग्राम दिया हुआ था 3rd पेज में, मैंने उसको देखा भी, लेकिन मैंने उसके साइज पे ध्यान नहीं दिया। अब ये बहाने तो बेटा जी देखो बार बार तो नहीं चलेंगे, तो बहाने बनाने से अच्छा आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करिए, और ये साइजेस हैं इन्हें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपको समझ ही आ गया होगा कि कितने इम्पॉर्टेंट है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हम कहाँ थे? हम थे जीवाणु के साइज में, जीवाणु कोशिका के साइज में, बैक्टीरियल सेल के साइज में थे हम। बैक्टीरियल सेल का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर। ओके, अब मैं आरबीसी की बात कर ही रही हूँ तो आरबीसी की साइज भी बता देती हूँ। आरबीसी की साइज इस बेटा जी 7 माइक्रोमीटर। क्या?
RBC की साइज इज 7 माइक्रोमीटर। ओके, सो जो हमारा RBC होता है उसकी साइज 7 माइक्रोमीटर है, जैसा कि आपको पता ही चल गया है बिकॉज मैं इतनी देर से जो बता रही हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल तो आपने मतलब क्लास 9th क्या आपने जब से साइंस पढ़ना स्टार्ट किया होगा तब से आपने सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इन सब का नाम तो सुना ही होगा। भले ही आप बचपन में ना पढ़े हों या फिर कम पढ़े हों, पर आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो चलते हम बात करते हैं। पहले तो मैं आपको जनरली समझा देती हूँ। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, तो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा होता है कि इनमें जैसे बैक्टीरियल सेल वगैरह हो गई, ये सब आ गए प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में वैसे आपको मैं बता दूं कि जो एक मोनेरा किंगडम होता है, अभी मैंने आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ाया, ना ही उसका रिवीजन कराया है, किंगडम मोनेरा, वही बस प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। बाकी और कोई भी किंगडम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं आता है बेटा जी। जो हमारा किंगडम मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। बाकी कुल मतलब 5 किंगडम्स होते हैं। हमारे किंगडम को किसने दिया था? RH व्हिटेकर ने दिया था। 5 किंगडम्स को RH व्हिटेकर ने दिया था। तो ये जो 5 किंगडम में से पहला किंगडम होता है मोनेरा किंगडम। जो मोनेरा किंगडम है उसे किसने दिया था? मोनेरा किंगडम बताइए। मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल्स ही आती हैं। एंड जो बाकी के किंगडम है, 4 किंगडम्स बचते हैं इसके बाद मोनेरा किंगडम का, प्रोटिस्टा किंगडम एंड फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमल किंगडम। हमारे 5 किंगडम्स होते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमल, किंगडम प्लांटी। ओके, तो उनमें से जो हमारा मोनेरा किंगडम है बेटा जी वो बस जो हमारा मोनेरा किंगडम है बेटा जी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आता है। एंड जो प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम एंड एनिमल किंगडम है, ये चारों ही किंगडम बेटा जी किस में आते हैं बताइए? यूकैरियोटिक सेल्स में बेटा जी। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक सेल्स में आता है एंड बाकी के चारों किंगडम्स मीन्स प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांटी, फंजाई सभी यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। ओके, दिस इज डन। ये जो बेटा जी ये जो टॉपिक मैंने अभी बताया ना, जो मतलब फ्रेशर्स बच्चे आते हैं, मतलब जो पहली बार पढ़ते हैं, उनके दिमाग में इसका ब्लंडर आ जाता है बेटा जी। इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। अगर आप मेरी आवाज़ को पॉडकास्ट के रूप में एज अ पॉडकास्ट हेडफोन लगा के भी सुनेंगे ना तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं भी देखते हैं, मान लीजिए आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बस पे बैठे हों, ट्रेन में बैठे हों या कार में बैठे हो, कहीं भी बैठे हों, और आपने हेडफोन लगा रखा है। ओके, और आपने बस मेरा ये वीडियो चला लिया और वीडियो मत देखो, बस आप हेडफोन में सुनो, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो आपको मैं बता दूं कि फॉर टाइम लिमिटेशन, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं क्विक रिवीजन कराने जा रही हूँ, बट थोड़ा सा मैंने पूरा चैप्टर तो क्विक रिवीजन नहीं करा पाई, बट मैंने कुछ टॉपिक्स तो कवर किए ही है। और वैसे अभी हमारा एग्ज़ाम तो 8 मंथ्स है, इसलिए हमें एक ही लेक्चर में जल्दी से क्विक रिवीजन करना अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, तो जब हमारा एग्ज़ाम पास आएगा तो मैं ऐसे ही 30 मिनट में 1 चैप्टर जल्दी से क्विक रिवीजन का ऐसा भी वीडियो डालूंगी। तो आज तो जितने टॉपिक कवर किए बेटा जी उतने आप भी कर लो। अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे के टॉपिक्स यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, फिर उसके बाद कहाँ चलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, फिर उसके बाद आगे और चलेंगे। मतलब इतने सारे टॉपिक्स अभी आपके लिए हैं बेटा जी। अभी खुश मत होइए, अभी तो खुश होने के दिन नहीं है बच्चा, अभी तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। तो हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे होगे, स्मार्ट वर्क के लिए मैंने ये क्विक रिवीजन का वीडियो बना ही दिया है।
तो आपको अब ऐसा करना है कि इस लेक्चर को ले लेना है एंड अगले लेक्चर का वेट करना है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, बाय 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 एवरीवन, सी यू लेटर। अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा।